करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आपके पिछली वीडियो पे रिव्यू देख के मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है और आपके जितने भी सवाल हैं वो मैं आपके क्लियर कर दूंगी। बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। असल में आप क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि कितनी दफ़ा एक सिंपल आंसर में कितनी दफ़ा लिखूँ, क्योंकि आप एक दूसरे का कमेंट आगे रीड नहीं कर रहे हैं। वो मैं समझ सकती हूँ क्योंकि टाइम कम है और आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक दूसरी वीडियो बना दूँ। इस वीडियो पर भी जो कमेंट्स होंगे वो अगली वीडियो में उनका आंसर करूँगी, क्योंकि कमेंट्स में आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा। और ये वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट होगी ताकि जिनके क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगी वो उन तक जल्दी पहुंच जाए, और बाकी के क्वेश्चंस का आंसर मैं साथ साथ देती रहूंगी। उसके बाद एक और वीडियो आएगी, तो आप टेंशन ना लें, आपके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगी इंशाअल्लाह, जितने मैं दे सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे मार्क्स थे 130। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा है। मेरे मार्क्स 130 हैं। मैंने 4 सितंबर को टेस्ट दिया था। मेरा मेरिट अभी कैलकुलेट मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे एफएससी के मार्क्स नहीं आए हैं, मेरे रिजल्ट पेंडिंग पे है। और अब हम लोग अपने सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि आपने पूछा है कि मेरे फ्रेंड सर्कल में जिस किसी ने भी टेस्ट पास किया है उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी। तो सबसे पहले ये कि मेरी फ्रेंड्स जितनी भी हैं उन्होंने इस्लामाबाद की सबसे मशहूर एकेडमी ज्वाइन की थी, जिसके बारे में ये बात मशहूर है कि अगर आप ये एकेडमी ज्वाइन कर लें तो आपको टेस्ट पास करने से कोई नहीं रोक सकता। तो अभी जितने भी मेरे फ्रेंड्स में से जितने भी लोगों ने दिया है उनका किसी का पास नहीं हुआ, और इस बात पे मेरा दिल कहता है कि दया पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन मजे की बात यह है कि दया ही नहीं है, और अगर दया आ भी जाए और पता लगा भी ले तो कुछ बदलने वाला नहीं है, ना सिस्टम ना जो होना है वो। ठीक है, तो आप टेंशन लेना छोड़ दें और जो होता है वो होने दें, होने को कोई नहीं टाल सकता। एक और सवाल ये है कि हम लोग पंजाब टेक बोर्ड से करें या फेडरल से करें, या कौन सी बुक से करें। मैंने सिर्फ फेडरल से किया था और मैंने सेकंड ईयर की इतनी खास तैयारी नहीं की थी क्योंकि पेपर्स के लिए उसकी अच्छी खासी तैयारी हो गई थी। अलबत्ता वहाँ पे कुछ चैप्टर्स थे जो कि हमारे रिड्यूस सिलेबस में नहीं थे इंक्लूड, लेकिन पीएमसी के रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूड थे, तो मैंने उनको एक रीड दी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आई थी क्योंकि लेक्चर लेने तक का टाइम नहीं था मेरे पास। खैर, फर्स्ट ईयर की हमारी तैयारी इसलिए नहीं थी क्योंकि हमारे फर्स्ट ईयर के पेपर्स भी नहीं हुए थे और हम लोगों ने फर्स्ट ईयर की तैयारी नहीं की थी। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर को ऐसे ही छोड़ दिया था कि ये तो अब दुनिया में इसका कोई मकसद ही नहीं है, ये तो काम ही नहीं आना। लेकिन हमें किसी ने ये नहीं बताया कि फर्स्ट ईयर ही आपके एमडी कैट का मेन पोर्शन है। मेनली सारे क्वेश्चन फर्स्ट ईयर से आ रहे थे, सारे, मतलब तकरीबन कोई, अगर मैं परसेंटेज निकाल के, तो 25% सेकेंड ईयर से थे, 75% फर्स्ट ईयर से थे बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो आप फर्स्ट ईयर पे ज़्यादा फोकस करें। जो ये पूछ रहे हैं कि टेस्ट जो था कंसेप्चुअल था या बुक की लाइंस थी, मैं जो हूँ मैं एक डीप रीड देती हूँ बुक को। मैं एग्जैक्ट रट्टे वाली लाइंस याद नहीं कर सकती, मुझे रट्टा लगाना नहीं आता। तो अगर वो लाइंस एग्जैक्ट होती भी तो मुझे अंदाज़ा नहीं होता क्योंकि मुझे एग्जैक्ट लाइन याद नहीं रहती, वो मेरे लिए कंसेप्चुअल ही थी। तो एक और क्वेश्चन है कि टेस्ट कितना डिफिकल्ट था। ये देखें, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं होगी, इजी से इजी टेस्ट भी आपके लिए मुश्किल होगा। अगर आपकी तैयारी होगी तो मुश्किल से मुश्किल टेस्ट भी आपके लिए इजी होगा। मेरी तैयारी अच्छी थी, बहुत अच्छी का मैं नहीं कह सकती क्योंकि टाइम नहीं था, सीरियसली टाइम नहीं था तैयारी का। तो मेरी मॉडरेट तैयारी थी, तो मॉडरेट ही लगा मुझे टेस्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन स्किप क्वेश्चन का है कि क्वेश्चन को अगर आप स्किप कर दें आपके मार्क्स नहीं लगते वगैरह वगैरह। स्किप क्वेश्चन के बारे में बहुत सी सवाल थे जिनका जवाब मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगी कि अगर आप लोग इतना कॉन्फिडेंटली ये पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं, तो आप प्लीज कोई प्रूफ भी दें, क्योंकि हमें कोई की नहीं मिली। हमें नहीं पता जो स्किप क्वेश्चन है वो चेक हुए हैं या नहीं हुए। मुझे की नहीं मिली, मेरे फ्रेंड्स को की नहीं मिली। अगर आपको की मिली है तो वो की मुझे सेंड करें, मुझे भी पता लगे कि स्किप क्वेश्चन को चेक नहीं करे, फिर मुझे भी तसल्ली हो कि ठीक है स्किप क्वेश्चन को चेक नहीं किया इसलिए मेरे मार्क्स कम आए हैं और मैं खुद को डाउट करना छोड़ दूँ। तो ये जो भी लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि स्किप क्वेश्चन वाले काउंट नहीं होते, उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, आप प्लीज़ इसकी सही इन्फॉर्मेशन दें। आप प्लीज़ बच्चों के इमोशंस के साथ ना खेलें क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत टेंशन में हैं और ये अफवाहों से उनको और टेंशन होगी। बाकी अगर ये बहुत इतना मसला है, आपको शक हो रहा है कि हाँ ऐसे हो सकता है कि स्किप क्वेश्चन कराऊं, टाइम बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि मैंने एक बार पूरे क्वेश्चंस देखे, उसके बाद फिर से मैंने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 210 तक सारे क्वेश्चन एक एक बार फिर से रीड किए। तो आप स्किप ना करें, आप उसी क्वेश्चन के बारे में सोचें,
थोड़ा और सोचें, उसके जो ठीक आंसर हैं वो लगा लें। एक और क्वेश्चन इसी के मुताबिक, इसी के से मिलता जुलता ये है कि अगर आप एक बार सेलेक्ट कर लें तो वही सेलेक्ट हुआ होता है, अगर आप उसके बाद चेंज भी कर लें तो उसके मार्क्स नहीं मिलते। तो आप ऐसा करें कि अगर आप खुद को मुतमईन रखना चाहते हैं, आप ऐसा करें कि आप चेंज ना करें, आप अपना पहला ऑप्शन ही वो लगाएं जो जिसपे आपको कंफर्म हो कि हाँ इसका यही आंसर हो सकता है। इसके अलावा ये है कि क्या क्या लेकर जा सकते हैं। सबसे पहले आपने जो स्लिप निकलवाई है उसमें आप देखें, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ होता है। अगर आपको उसकी समझ नहीं आती तो मैं आपको बता देती हूँ। वहाँ पे आपने या तो अपना CNIC लेकर जाना है विद योर स्लिप। अगर CNIC नहीं है, नाइकॉप है तो नाइकॉप, अगर नाइकॉप नहीं है बी फॉर्म है तो बी फॉर्म के साथ 2-3 पिक्चर्स का आई गेस उन्होंने बोला है, तो वो आप रीड कर लीजिएगा ताकि आपको भी पता हो। ये ना हो कि आप फुली मुझ पे डिपेंड करें, मुझ पे फुली डिपेंड ना करें। आप लोगों की अपनी मेहनत आपके काम आएगी और मैं सिर्फ आपकी मदद कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो चीज़ें मैंने गलत की थी वो आप ठीक कर लें। तो ये हो गया। आप लोग मोबाइल नहीं लेकर जा सकते, ज्वेलरी नहीं लेकर जा सकते, सिंपल वॉच जिसपे सिर्फ टाइम आता है वो भी नहीं लेकर जा सकते। ज़्यादातर बच्चों की वहीं से वापस करवा दी थी। और आप ना पानी की बोतल लेकर जा सकते हैं, ना पेन, ना पेंसिल, ना पेज। आपको वहीं पर टेबल मिलेगा, वहाँ पे उसके ऊपर सारी चीज़ें पड़ी होंगी। पानी की बोतल होगी, व्हाइट बोर्ड मार्कर होगा, व्हाइट बोर्ड होगा और साथ में डस्टर होगा। तो आप उसकी टेंशन ना लें, रफोट के लिए चीज़ें अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किस टाइप के थे, बुक से थे या आउट ऑफ कोर्स थे, या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का पूछा जा रहा है। मेरे टेस्ट में जिस दिन मेरा टेस्ट हुआ था उस दिन फिजिक्स के 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए हुए थे। एक फोर्स का था और बाकी 2 की मुझे याद नहीं है, लेकिन ईजी थे, थोड़े ट्रिकी थे बट ईजी थे। इसके अलावा केमिस्ट्री में आए थे वो वाले प्रेशर और गैस के टेम्परेचर वगैरह वाले 2-3 न्यूमेरिकल्स आए हुए थे। और आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आउट ऑफ सिलेबस आई गेस जितना मुझे याद है कोई भी चीज़ आउट ऑफ सिलेबस नहीं थी। आपने जस्ट ये करना है कि छोटी चीज़ को भी आपने डीपली स्टडी करना है। एक क्वेश्चन की एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। व्हाट इज बेकलाइट, ये एक क्वेश्चन था जो 2 बार रिपीट हुआ था केमिस्ट्री में और मुझे सैडली इसका आंसर नहीं आता था और जब मैंने घर आके देखा तो दोनों में मेरा गलत हो गया था। ये बुक में कोई स्पेशल पैराग्राफ नहीं था बेकलाइट का, बल्कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं फिनोल के, उसमें एक स्ट्रक्चर के नीचे बेकलाइट लिखा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि ये किस चीज़ का डेरिवेटिव है। तो आपने ये ध्यान से हर एक चीज़ देखनी है। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि हर एक चीज़ देखें ताकि कोई चीज़ आपसे रह ना जाए। बाकी जो पूछ रहे हैं कि आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं कि पहले आप इंग्लिश करना चाहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग करना चाहते हैं, बायो करना चाहते हैं, केमिस्ट्री करना चाहते हैं, फिजिक्स करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। आपके पास पहला MCQs बायो का खुलता है और उसके बाद 65 MCQs बायो के होते हैं, 45 के 55 फिजिक्स और केमिस्ट्री के, 20 इंग्लिश के और 10 लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं। तो आप चूज नहीं कर सकते कि आपने पहले किस सब्जेक्ट के देने हैं। इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश में वोकैबुलरी के आए हुए थे काफ़ी क्वेश्चंस। कुछ वर्ड्स ऐसे थे जिनके मीनिंग्स लिखे हुए थे और नीचे ऑप्शंस में वो वर्ड लिखे हुए थे कि ये मीनिंग किस वर्ड का है, तो आपने वो वर्ड सेलेक्ट करना था। कुछ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के क्वेश्चंस आए हुए थे। ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रपोजिशंस वाले आए हुए थे कि आप यहाँ पर कौन सा प्रपोजिशन लगेगा। लॉजिकल रीजनिंग पे आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में जैसे प्रैक्टिस टेस्ट में होते हैं कि इंडिपेंडेंट कॉज वगैरह वाले होते हैं, तो वो वैसे ही क्वेश्चंस थे, लेकिन उनकी स्टेटमेंट्स वही वाली नहीं थी, उनकी स्टेटमेंट्स चेंज थी। एक और क्वेश्चन है केमिस्ट्री का कि ऑर्गेनिक जो है वो किस बुक से आए थे या किस टाइप के क्वेश्चंस थे। ऑर्गेनिक में जो बेकलाइट की मैंने आपको एग्जांपल दी है, फिनोल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है, तो इसमें से ऐसे आए हुए थे कि जो स्ट्रक्चर्स के जो टेबल होते हैं वो टेबल को आप प्लीज़ अच्छे से रीड कीजिएगा। टेबल से भी आ सकते हैं जो हमारे पास इंट्रोडक्शन के बाद फेडरल की बुक में जो का मैं बता रही हूँ, इंट्रोडक्शन के बाद सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके साथ उनके 2-2, 3-3 नेम्स लिखे होते हैं, तो आप वो नेम्स को ज़रूर देखिएगा, वो नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक और बात के रिएक्शंस, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे। आई रिमेंबर के 3-4 क्वेश्चंस ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के थे कि अगर वो CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा। ऑक्सीडेशन के आए हुए थे। कुछ बहुत इजी सिंपल से आए हुए थे कि अल्कीन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसके एंड में YNE आता है, ENE आता है, ANE आता है, YLENE आता है। तो ये वाले काफ़ी सिंपल और इजी क्वेश्चंस थे। मतलब हर लेवल के क्वेश्चन थे, काफ़ी मुश्किल भी थे, काफ़ी इजी भी थे और मॉडरेट भी थे, लेकिन ज़्यादातर मॉडरेट थे। तो फिज़िक्स में
फिजिक्स में जो स्टेटमेंट थी फिजिक्स में भी रट्टे वाले नहीं थे, और जो स्टेटमेंट्स थी जैसे एक एमसीक्यू, पहला एमसीक्यू जो फिजिक्स पोर्शन का मेरे पास आया वो था कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन मीन्स F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाई r, या ये सब कुछ तो मतलब बहुत सिंपल वाले भी थे और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी थे। स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वाले आए हुए थे, वोल्टेज वाले एक दो आए हुए थे। तो आप लोगों ने सबको अच्छे से रीड करना है, सिलेबस आपने पूरा करना है। रिपीट जो कह रहे हैं कि हम प्रैक्टिस टेस्ट करें या सिलेबस करें, आप सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करें। एंड टाइम में आप प्रैक्टिस टेस्ट देखें। प्रैक्टिस टेस्ट के लिए ये पेज का नाम है फेसबुक पे, इस पेज पे आप जाएं। ये जो परचेज्ड प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, जो पेड प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, वो की के साथ वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। मैंने एक दो टेस्ट वहाँ पे देखे थे, और एक टेस्ट था उसमें एक एंजाइम के बारे में क्वेश्चन आया था। मुझे पूरा वो क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन उसका आंसर ट्राइप्सिन था। विच एंजाइम रिक्वायर्स डैश डैश डैश, स्टेटमेंट मुझे याद नहीं है। तो मैं यहाँ पे पेज मेंशन कर देती हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप वहाँ से जाके उस पेज पे चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे तकरीबन सारे जो पेड प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो अवेलेबल हैं। आप वहाँ से अगर देखना चाहें अपनी तसल्ली के लिए तो आप देख लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चीटिंग कर सकते हैं? नो, नेवर नेवर, सोचना भी नहीं है आपने चीटिंग का। और एक क्वेश्चन आया था कि क्या मैं अपनी जगह किसी और को भेज सकता हूँ? प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। पेशावर में अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है, एक स्टूडेंट जिसने फुल प्रूफ प्लान बनाया था, जिसके बारे में आपके दिमाग में कभी वो प्लान आ भी नहीं सकता। उसने कुछ ऐसा प्लान बनाया था, उसने अपने जूते में अपना फ़ोन सिलवाया था, उसने ब्लूटूथ सिस्टम ऑन किया हुआ था, वो सारे क्वेश्चंस पूछ रहा, मतलब उन्हें बता रहा था और सारे आंसर्स लगा रहा था। लेकिन पीएमसी वालों ने उसे पकड़ लिया और आइंदा उसकी पूरी ज़िंदगी में होने वाले पीएमसी जो भी टेस्ट और रखेगा उन सारे टेस्ट से बैन कर दिया है। तो आप प्लीज़ कुछ भी ऐसा ना सोचें, ना चीटिंग का सोचें। कोई आपकी मदद नहीं करता, सब अपने काम से काम रखते हैं। आप अपनी इतनी तैयारी के साथ जाएं कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत भी ना पड़े। और प्लीज़ अपने अलावा किसी और को ना भेजें, आपके लिए बहुत मसले हो सकते हैं। आप खुद जाएं, जो किस्मत में लिखा है वो होगा, और आप स्ट्रांग रहें, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस कितने थे। मेरी मेमोरी इतनी तेज़ नहीं है कि मैं ये याद रख सकूं कि कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे, कितने क्वेश्चन सिलेबस में थे, कितने क्वेश्चंस लाइंस वाले थे, कितने क्वेश्चंस फेडरल में से थे, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड में से थे। मुझे इतना पक्का याद नहीं है। पंजाब टेक्स्ट बोर्ड का मैंने अपनी फ्रेंड के साथ एक था कि द वर्ड वैका इज़ डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच के स्पेनिश। तो वो मैंने अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कस किया था, उन्होंने मुझे बताया कि ये पंजाब टेक्स्ट बुक में इसका आंसर है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप वर्ड डेरिवेशन पे। और ये कि जो डेट्स हैं, मेंडल की डेट आई थी बायो में, और एवोल्यूशन में भी एक दो डेट्स आई थी। एवोल्यूशन का जो पूछ रहे हैं, एवोल्यूशन की मेरी ख़ास तैयारी नहीं थी, तो मुझे उसके जो क्वेश्चंस थे वो इतने अच्छे से याद नहीं है, लेकिन डार्विन थ्योरी के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि नम्स में अपेयर होने के लिए एनएमडी कैट में मार्क्स कितने चाहिए? 65% मार्क्स अगर आप लेंगे एनएमडी कैट में, तब आप नम्स में अपेयर, तो आप फेल होने के बाद भी हो सकते हैं, लेकिन आप नम्स एफिलिएटेड कॉलेजेस, MBBS और BDS कॉलेजेस में अप्लाई नहीं कर सकते। ये बात मुझे पहले से पता थी, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं थी। लेकिन मैंने टेस्ट के बाद जब वेबसाइट देखी, विजिट की नम्स की, तो मुझे कंफर्म हो गया कि 65% से कम लेने के बाद आप MBBS और BDS के लिए अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी नम्स एफिलिएटेड कॉलेज से। अलबत्ता आप DS वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये कि आप लोग ये पूछ रहे हैं कि अब मेरा प्लान क्या है, तो मैं उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं मेरे अभी और एक दो टेस्ट हैं। मैंने PF के लिए अप्लाई किया था, मैंने अपने लिए प्लान B बना के रखा हुआ था। मैंने 2-3 और चीज़ों के लिए अप्लाई किया है अभी टेस्ट के बाद, और मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको उससे फ़ायदा होगा। और अभी जितने सवालों के मैं जवाब दे सकती थी मैंने दिए, और मैंने कोशिश की कि वीडियो को शॉर्ट रखूं और आपको आपके आंसर जल्द से जल्द दे सकूं। बाकी अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके कमेंट्स में जो पूछे होंगे मैं उनका आंसर करूंगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और हिम्मत ना हारें, जो होगा अच्छा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपको कामयाब करेगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मैं पॉजिटिव कैसी हूँ और मैंने ऐसे एटीट्यूड कैसे अपनाया वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी आपको।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।